हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर का कई सारा पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें से कल हम लोग स्टार्ट किए थे सॉफ्टवेयर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां से सभी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से हम लोगों ने चर्चा किया था एक एक कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम क्या था, सॉफ्टवेयर। आज उसी के आगे उसी के पार्ट पे है, कहने का मतलब उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, उन चीजों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखा जाए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर। अच्छा, कल मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। कल वाले वीडियो में मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इन सब पे चर्चा हुई थी। अगर आप अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके इसके प्रीवियस वाला वीडियो पहले एक बार कवर कर लेंगे, फिर ये वाला वीडियो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, और कौन से किसके एग्जाम्पल के? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बता रहा था। कई सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो हम लोगों का एमएस ऑफिस आता है। कौन सा आता है? एमएस ऑफिस आता है। इस एमएस ऑफिस के अंतर्गत देखा जाए तो मैंने आपको कई सारी चीजें बता रखी थी। मैंने बताया था कि जो एमएस ऑफिस होगा, उस एमएस ऑफिस में कई सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, इनबिल्ड होते हैं। जैसे आपका कौन सा आ गया? जैसे आपका था एमएस वर्ड, ऐसे आपका कौन सा था? एमएस एक्सेल, ऐसे आपका और कौन सा था? एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। ऐसे इसी क्रम में आपका था एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से भी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे नॉर्मली। हमने इसमें कल शॉर्टकट थोड़ा सा किया था, ये जरा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर बात किया जाए एमएस वर्ड का, तो एमएस वर्ड को यहां पे देखा जाए तो कल मैंने कहा था तीनों के लिए अलग अलग नाम, इन तीनों से क्वेश्चन बनता है। जैसे एमएस वर्ड को क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड को कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर। ऐसे आप एक्सेल को क्या कह सकते हैं? एक्सेल के लिए अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोला जाता है। पावर पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो पावर पॉइंट को कहा जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या प्रेजेंटेशन पैकेज बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पे जैसे अगर बात किया जाए, जैसे अगर हम लोग यहां पे जब एमएस ऑफिस 2003 की बात करते हैं और 2007 की बात करते हैं, दो में आपको ध्यान में रखना है, कंपैरिजन यहां से पूछा जाता है, और साथ साथ 2016 को भी ध्यान में रखना है। तो अगर दो में कंपेयर आपको पता होगा तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे है। जैसे अभी मैं बात करूं जैसे एमएस वर्ड का, तो एमएस वर्ड में आपसे पूछा जाता है एक्सटेंशन नेम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक्सटेंशन नेम पूछा जाता है कि एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं। तो अगर देखा जाए एक्सटेंशन नेम के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग आता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे एमएस वर्ड का, तो एमएस वर्ड में आपको दो ध्यान में रखने हैं। पहला आपका कौन सा आ गया? 2003 को ध्यान में रखना है, और दूसरा ध्यान में रखना है 2007 को। ठीक, कहने का मतलब क्या है? एक्सटेंशन नेम 2003 का एमएस वर्ड का, और एक्सटेंशन नेम 2007 का। 2003 की अगर बात करते हैं तो 2003 का होता है .doc। क्या होता है? .doc एक्सटेंशन नेम होता है, और 2007 का हो जाता है .docx हो जाता है। क्या हो जाता है? .docx हो जाता है। ठीक, अच्छा, ऐसे सेम एज अगर एक्सेल की मैं बात कर लूं, एक्सेल की अगर बात कर लूं तो एक्सेल के लिए ध्यान में रखेंगे ऐसे 2003 आएगा और 2007 आएगा। तो 2003 के लिए अगर देखा जाए तो .xls होता है। क्या होता है? .xls एक्सटेंशन नेम होता है। और अगर 2007 की बात किया जाए तो XLS और उसके बाद
x आ जाता है। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे 2007 में x जो लास्ट में जुड़ा हुआ है, ये अगर देखा जाए XML लैंग्वेज आने के बाद इसको जोड़ा गया। कहने का मतलब है कि x का मतलब यहाँ पे एक्सटेंडेबल होता है। और इसकी बात अगर किया जाए पावर पॉइंट का, तो पावर पॉइंट में भी सेम एज दो एक्सटेंशन नेम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, एक पावर पॉइंट 2003 और एक पावर पॉइंट 2007। अगर 2003 की बात किया जाए तो इसे कहा जाता है डॉट पीपीटी। क्या कहा जाएगा? डॉट पीपीटी। और 2007 में डॉट के बाद क्या लगेगा? पीपीटी के बाद अगर देखा जाए तो एक्स जुड़ जाता है। कहने का मतलब है पीपीटी एक्स बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? तो मेरा कहने का मतलब क्या आया, एक्सटेंशन नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन नेम के तौर पे अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ये एक्सटेंशन नेम होते क्या है, जरा इस पे जरा चर्चा करते हैं। एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सटेंशन नेम की अगर बात किया जाए तो एक्सटेंशन नेम जो होते हैं वो किसी भी फाइल का प्रकार बताते हैं। क्या बताते हैं? किसी भी फाइल का प्रकार। प्रकार से तात्पर्य क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल से मैं बात बताऊं आपको कि आखिर ये प्रकार और ये सब क्या है। तो जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये कोई फाइल है, ये कोई फाइल है, मान लेते हैं कि ये रमेश नाम की फाइल है। किस नाम की फाइल है? रमेश नाम की फाइल है। अब कोई ये बता दे मुझे कि रमेश नाम की जो फाइल है, ये फाइल किस टाइप की है। कोई बता सकता है क्या? ऐसे नहीं बता पाएगा। रमेश वाली जो अगर फाइल की बात किया जाए तो इसके बारे में भी कुछ पता नहीं, ये किस टाइप का है। कि जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर यहीं पे कुछ और लिखता हूं, ऐसे मैं कह दूं यही फाइल को लिए अगर मैं बता दूं, मैंने कहा ऐसे कि ये रमेश लिखा गया है, रमेश के बाद .mp4 मैं कर दूं। क्या कर दूं? .mp4। अच्छा, जैसे ही MP4 लिखा मिला मुझे, इससे हमको क्या समझ में आ गया? इससे ये समझ में आया कि ये जो रमेश नाम की ये जो फाइल है, ये फाइल किस टाइप की है? ये फाइल आपका कोई भी वीडियो फाइल है। कैसी फाइल है? वीडियो का प्रकार है। बात क्लियर है? उस वीडियो का प्रकार है। अच्छा, यही रमेश अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं रमेश.mp3। क्या लिख दूं? रमेश.mp3। अच्छा, नाम से लग रहा होगा mp3 टाइप का है, अर्थात ये कोई ऑडियो फाइल है। ये कैसी फाइल है? ऑडियो फाइल है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो mp3 लिखा है और जो आपका mp4 लिखा है, ये हमको बताता है कि यहाँ पे ये फाइल का प्रकार कौन सा है। तो जैसे रमेश नाम का ये भी फाइल था, ये भी था, ये भी था, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। बात क्लियर है? एक है वीडियो का प्रकार है, दूसरा आपका ऑडियो का प्रकार है। ऐसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कह दूं कि नहीं ठीक है, ये रमेश मैंने लिखा और रमेश के बाद अगर मैं लास्ट में लगा दूं क्या? DOC लगा दूं। तो जैसे DOC लिखेंगे तो ये पता चलेगा ये जो रमेश नाम की ये जो फाइल है ये किस टाइप की हो जाएगी? ये MS वर्ड टाइप की हो जाएगी। MS वर्ड की फाइल हो जाएगी, वो भी कौन सा? 2003। कैसे पता चला 2003 है? क्योंकि यहाँ पे DOC लिखा गया है। अगर यही DOC X लिखा होता, अगर यहीं पे DOC X लिखा गया होता, जैसे मैं ऐसे कह दूं कि रमेश, ये rmesh.docx, अगर इतने की बात कर दिया जाए तो ये वर्ड का तो रहेगा, लेकिन 2007 का रहेगा। कितने का रहेगा? 2007 का बना हुआ है। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये किस चीज के लिए होता है एक्सटेंशन नेम। तो अगर कोई पूछ ले एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे एक्सटेंशन नेम जो होता है किसी भी फाइल का प्रकार जानने के लिए होता है, अर्थात किसी भी फाइल के टाइप को डिस्क्राइब करता है या बताता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर यही रमेश अगर मैं लिख दूं रमेश.jpg, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कोई ग्राफिक्स का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? ये कोई ग्राफिक्स का फॉर्मेट है, अर्थात कोई भी ऐसा प्रकार है जिसमें कह सकते हैं इमेज आया हो। बात क्लियर हुआ? तो मेरा कहने का मतलब था, इसके पहले मैं आपको बता रहा था
कि जो एक्सटेंशन नेम होते हैं वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एमएस वर्ड की बात किया जाए तो एक्सटेंशन नेम एमएस वर्ड का क्या होता है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप बताएंगे कि .doc होता है और doc x होता है। लेकिन यहाँ पे doc किसका है, 2003 का, doc x किसका है, 2007 का। लेकिन ऐसा नहीं कि 7 तक ही पूछेगा, हो सकता है कि आपको ऐसे आगे और पूछ ले, हो सकता है इसके बाद ऐसे कह दे कि 2016 का आप बता दीजिए, 2016 का बता दीजिए, तो 2016 का हो गया या 10 का हो गया या 18 का हो गया, तो जितने भी इसके आगे हैं 2007 के लगभग सबका एक ही एक्सटेंशन नेम होगा, आपका क्या हो जाएगा, doc x ही रहेगा। बात क्लियर है, कहने का मतलब 2003 का आपको दिमाग में हो गया, ठीक है, doc हो गया और बाकी सबके लिए doc x हो गया। बात क्लियर है, ठीक। सेम है जैसे अगर यहां पे 2003 की बात कर लिया जाए, 2003 का एक्सेल का तो क्या बताएंगे, एक्सेल एस। अगर 2007 का पूछ लिया जाए तो केवल एक्स जोड़ देंगे, बाकी वही रहेगा। ऐसे 2003 पावर पॉइंट का क्या हो जाएगा, पीपीटी, और 2007 का क्या हो जाएगा, पीपीटी एक्स हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी कोई कहते कि नहीं एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट 2016 का कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ठीक है पीपीटी एक्स होगा, क्योंकि मैंने कहा 7 के बाद लगभग जितने भी आएंगे सबको आप पीपीटी एक्स ही बताएंगे, मतलब कह सकते हैं एक्स जोड़कर बताएंगे। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये कल मैं बताया था कि ये एग्जाम्पल है। ऐसे और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल पे तौर पे मैंने आपको बताया था डीबीएमएस के लिए, याद होगा मैंने आपको कहा था कि एक होता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ये डीबीएमएस के लिए अगर देखा जाए तो पूछा जाता है कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे हैं। जैसे आपका आता है ओरेकल, क्या आता है, ओरेकल आता है। ओरेकल जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे आपका आता है एमएस एक्सेस, ऐसे ही आपका देखा जाए माई एसक्यूएल। ये जो भी आपको मैं बता रहा हूं ये सब का सब अगर देखा जाए तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण हैं, डीबीएमएस के। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। कहता है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सबसे ज्यादा यूज होने वाला डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, तो ध्यान में रखेंगे क्या होता है, ओरेकल होता है। बात क्लियर हो गया, कौन सा हो गया, ओरेकल हो गया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया डीबीएमएस। तो अगर कोई कह दे, कोई पूछ ले ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या बताएंगे, एमएस एक्सेस, माईएसक्यूएल, ओरेकल, डीबीएमएस, सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। कैसे सॉफ्टवेयर होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक, इसके बाद जरा आगे और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं। आपका मैंने कल बताया था वीएलसी, क्या बताया था, वीएलसी बताया था। वीएलसी भी अगर देखा जाए तो आपसे पूछा जाता है कि वीएलसी कैसा सॉफ्टवेयर होता है, तो आप बताए थे कि ये भी एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, ऐसे अगर देखा जाए तो और भी मैंने बताया था, मैंने कहा था डीटीपी, मैंने क्या कहा था, डीटीपी के लिए कहा था। डीटीपी भी आपका कैसा सॉफ्टवेयर था, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। यहां तक बात क्लियर थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहीं से आपसे बनता है, सीधा सीधा कहता कोरल ड्रा के संबंध में कि वो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो आप बताएंगे क्या, ग्राफिकल के तौर पे या ग्राफिक्स के लिए डिजाइनिंग करने के लिए ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे कोरल ड्रा का। किसका प्रयोग करते हैं, कोरल ड्रा नामक सॉफ्टवेयर है। और अगर कोई पूछ ले कि कोरल ड्रा किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों एप्लीकेशन है, क्योंकि इस पे हम अपना काम करते हैं। बात क्लियर हो गया। तो जितने भी आपके वेब ब्राउजर थे, मैंने बताया था कल, वेब ब्राउजर भी आपके कैसे सॉफ्टवेयर होंगे, एप्लीकेशन होंगे। ठीक, अच्छा
जितने भी टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी आप टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर वो भी आपके कैसे रहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेंगे। जैसे आप टाइपिंग के भी तौर पे कई सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे आप यूज करते हैं JR, जैसे आप यूज करते होंगे सोनी, जैसे आप यूज करते होंगे कि टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग मास्टर, या फिर आप देखा जाए तो टाइपिंग ट्विटर, टाइपिंग ट्विटर। तो कहने का मतलब जितने भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर होंगे वो सब कैसे होंगे, एप्लीकेशन, क्योंकि इस पे हम लोग अपना काम करते हैं। बात क्लियर हो गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे। ठीक, अब जैसे कोई पूछ ले कोई, अच्छा आपके फोन में मैसेज का बॉक्स होता है जिसमें हम लोग इनबॉक्स वगैरह चेक करते हैं, तो मैसेज किस टाइप का सॉफ्टवेयर हुआ, आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ये एप्लीकेशन हो जाएगा। आपसे कोई पूछ ले कि नहीं ठीक है मैं KM प्लेयर यूज कर रहा हूं, तो कैसा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एप्लीकेशन। कोई आपसे पूछ ले कि नहीं ठीक है मैं काइन मास्टर यूज करता हूं, या फिर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसपे हम आप अपना काम करते हैं, तो सब के सब आपके एप्लीकेशन रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे एक दूसरे सॉफ्टवेयर का, एक और प्रकार था जिसे हम लोग कहते थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोगों का क्या क्या आता है, इस पे जरा चर्चा करते हैं। जैसे कहेंगे सबसे पहले किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम खुद यूज करता हो, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो सॉफ्टवेयर आपके कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मैंने दो शब्द बोला, मैंने कहा ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब जो सिस्टम को चलाने के लिए, जो सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, वो सॉफ्टवेयर आपका कौन सा कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, इसी को दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं जो सिस्टम खुद यूज करता हो, खुद यूज करता हो। कहने का मतलब क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम खुद यूज करता हो, या ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि रन कराने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने में योगदान देते हो, वो आपके कैसे होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जरा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, फिर हमको ज्यादा समझ में आएगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप जैसे देखते होंगे कि आपसे कहा जाए कि आप यूज करते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर OS की बात किया जाए तो जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सब के सब किस टाइप के सॉफ्टवेयर होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर हमारा चलेगा, क्या नहीं चल पाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर होते हैं, जैसे आइकॉन हो गया, जैसे और भी चीजें, जैसे फोल्डर हो गया, उन फीचर को यूज करते हैं हम। बाकी जो सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात किया जाए तो कैसा सॉफ्टवेयर होगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कई सारे आपके आ जाएंगे। जैसे अगर मैं बात बताऊं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे अगर आपसे कहा जाए MS DOS, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है, MS DOS हो गया। या फिर अगर मैं DOS को छोड़ दूं, मैं विंडोज की बात कर लूं कि ठीक है कि आपका विंडोज 7 हो गया, या फिर मैं विंडोज 7 से पहले और भी कई सारे विंडोज थे, जैसे आपका विंडोज 98 हो गया, जैसे विंडोज आपका
जैसे एक सेकेंड, जैसे अगर बात किया जाए विंडोज के लिए तो विंडोज 98 हो गया, ऐसे विंडोज 2000 हो गया, ऐसे आपका विंडोज यहाँ पे 2000 सर्वर हो गया, विंडोज सर्वर हो गया, ऐसे आपका विंडोज 7 हो गया, ऐसे विंडोज 8 हो गया, विंडोज 8 हो गया, और ऐसे ही विंडोज 8.1 हो गया। इसी क्रम में देखा जाए तो विंडोज 10 हो गया, ऐसे ही आप देख रहे होंगे विंडोज 11 आ गया, विंडोज 11 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां तक अभी तक हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। आजकल देखा जाए तो विंडोज 10 पे हम लोग ज्यादा काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? विंडोज 10 पे ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, जो ये मैं जितना भी ये नाम बताया हूं, ये सब का सब नाम क्या है आपके? ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि विंडोज 10 कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आपके पास दो जवाब होंगे। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा आप कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बात क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ नाम और आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे अगर बात किया जाए यूनिक्स का, किसकी बात किया जाए? यूनिक्स का। ऐसे आप बात किया जाए तो लाइनेक्स का, ऐसे ही अगर बात किया जाए तो आपका आ जाता अबंटू। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक सभी का सभी आपका कैसा सॉफ्टवेयर होता है? सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको इसके पहले लैंग्वेज वाली क्लास में बताया था। मैंने कहा था यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सी लैंग्वेज पे बना हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कैसा सॉफ्टवेयर होगा? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। दूसरी चीज पे आते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कंपाइलर, जैसे आपसे कह दिया जाए इंटरप्रेटर, जैसे आपसे कह दिया जाए असेंबलर, जैसे आपसे और कह दिया जाए लिंकर, जैसे आपसे और कहा जाए लोडर, ये सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि ये सब आपके किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। सीधा कहेगा लिंकर किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, तो आप तुरंत क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि लिंकर जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लोडर किस टाइप का है? ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मैं इन सभी टॉपिक पे स्पेशली चर्चा करूंगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मैंने बताया, वो चैप्टर आएगा तो उस पर डिटेल किया जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जनरली एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारे जो कंप्यूटर होता है उसके इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। क्या करता है? इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक। और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करते हैं? आपसी संबंध बना के रखते हैं या फिर वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इन तीनों की बात किया जाए, ये तीनों आपके ट्रांसलेटर थे। तो तीन के तीनों ट्रांसलेटर की अगर बात किया जाए तो ये हमारा किस टाइप का सॉफ्टवेयर था? सिस्टम। लिंकर लोडर की बात किया जाए, कहीं कहीं ट्रांसलेटिंग के लिए अलग से हम लोगों को प्रोसेस करना पड़ता है, लिंकिंग के अंतर्गत आता है, तो वो भी आपका ये दोनों आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। बात क्लियर हो गया? ये इतना नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम लोगों का आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट तीसरा जो प्रकार था,
तीसरा जो प्रकार था उसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। जनरली मैं अभी आपको बताया हूँ दो टाइप का सॉफ्टवेयर, मैंने कहा कि मुख्यतः दो ही हैं, कौन कौन से, एक था एप्लीकेशन, दूसरा सिस्टम। लेकिन अगर बात किया जाए तो आपसे कभी कभी तीसरा वाला पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आपसे कहता है कि सीधा सीधा पूछ लेगा, कहेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आता है। तो अगर देखा जाए यूटिलिटी का मतलब क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर, दो पॉइंट इसमें भी ध्यान में रखना है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि अगर देखा जाए तो सिस्टम को मेंटेन करने के काम में आते हैं या मेंटेनेंस के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, यूटिलिटी। तो मैंने एक पॉइंट बोला है, पहला पॉइंट मैंने बोला कि कैसे पहचान करेंगे। पहचान की तौर पे अगर बात किया जाए तो पहचान के लिए आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो जो सिस्टम को मेंटेन करने के काम में आते हैं। मेंटेन करने के काम में आते हैं वो सॉफ्टवेयर अगर देखा जाए तो आपके क्या कहलाएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आएंगे। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को सुधारने का काम कराएंगे या फिर सिस्टम को दुरुस्त करने के काम में आएंगे, वो आपके कैसे हो जाएंगे, यूटिलिटी। दूसरा, एक और तरीके से इसकी पहचान की जा सकती है, आप कहेंगे जो सिस्टम को चलाने में आसान बनाते हैं, सिस्टम को चलाने के लिए या उपयोग करने के लिए आसान बनाते हैं। आसान बनाते हैं। दो पॉइंट मैंने केवल बताया, मैंने कहा एक पहला वाला कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मेंटेन करने के काम में आए या सिस्टम को दुरुस्त करने के काम में आए, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आसान बनाए या कंप्यूटर को उपयोग करना आसान बना दे, वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं, क्योंकि आपके लिए एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात कर लूं एंटीवायरस का, किसका बात कर लिया जाए, एंटीवायरस का। एंटीवायरस कोई भी होगा, वो सब का सब, एंटीवायरस का काम क्या होता है, एंटीवायरस जैसे आप देखते होंगे कि जब आपकी तबीयत वगैरह खराब रहती है तो आपका क्या दिया जाता है, आपको दवाइयाँ दी जाती है। और वो दवाइयाँ किस लिए खाते हैं, ताकि आपके शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट हो सके। जब एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती हैं तो आपका वो प्रतिरक्षा कवच के साथ, अर्थात WBC के जो पार्ट्स होते हैं प्रतिरक्षा कवच के साथ मिलकर आपका योगदान करता, अर्थात आपकी बीमारी को, मतलब जो वायरस रहता है उसे खत्म करने का प्रयास करता है। तो सेम एज वही एंटीवायरस का काम है। ये जो कंप्यूटर में आए आपके ऐसे कुछ प्रोग्राम हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह होते हैं, जिन्हें हम वायरस का नाम देते हैं। उन वायरस को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस का। इसके साथ साथ देखा जाए तो और एक जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कभी कभी हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है या हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में अनवांटेड फाइलों को रोका जा सके, या फिर कोई पेन ड्राइव हम लगा रहे हैं तो हो सकता है उस पेन ड्राइव में वायरस हो हमारे कंप्यूटर में आ जाए, तो उन सबको रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। तो एंटीवायरस के तौर पर चाहे जो एंटीवायरस होगा, चाहे जैसे अगर मैं बात कर लूँ एंटीवायरस के तौर पर, जैसे अगर बात किया जाए अवास्ट हो गया, या फिर अवेरा हो गया, या फिर आपका K7 हो गया, K7
टोटल सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो आपका क्विक हील हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो आपका एनपीएवी हो गया, एनपीएवी हो गया, या फिर अगर इसी क्रम में अगर देखा जाए, इसी क्रम में देखा जाए तो आपका आता है सामदेव, सामदेव, ये सामदेव हो गया, या फिर आपका हो गया गार्जियन, गार्जियन हो गया। तो जितने भी ये आपके एंटीवायरस हैं, ये सब के सब अगर देखा जाए तो आपके कैसे हैं, ये सब के सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। अगर बात किया जाए एंटीवायरस का, तो एंटीवायरस के लिए अगर देखा जाए तो ये काम किस पे करते हैं, ये वायरस को हटाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे हमारी कुछ फाइलें जो वायरस होता है वो करप्ट कर देता है, तो करप्ट जो फाइलें होती है उसको अगर हम लोगों को दोबारा रिकवर करना होता है तो एंटीवायरस की मदद से हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं। बस एंटीवायरस अच्छा होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, बात किया जाए एंटीवायरस, मैंने बताया, तो यहीं पे 2 पॉइंट आप एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे अगर बात किया जाए तो आपसे कहा जाता है यहीं पे वायरस के संबंध में, वायरस के संबंध में कहा जाता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्या होता है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है इसका फुल फॉर्म। वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, एक प्रकार का क्या होता है? प्रोग्राम होता है। और अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम की अगर बात किया जाए तो ये ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया गया होता है। पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि इसे बनाया कौन है, या फिर ये अपने आप बन जाते हैं, तो देखा जाए तो ये मानव द्वारा निर्मित होता है, अर्थात ये प्रोग्रामिंग करके बनाए जाते हैं। और इन्हीं ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि कह सकते हैं दूषित प्रोग्राम है, मतलब ये कंप्यूटर को लाभ नहीं पहुंचा रहे, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। बात क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हो गया एंटीवायरस। ऐसे आपका देखा जाए तो कुछ नाम आपके आते हैं, कुछ नाम और आते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो आपका आता है पीके जिप, पीके जिप, ऐसे नाम आता है विनजिप, विनजिप, पीके जिप और विनजिप। अगर देखा जाए तो ये दोनों कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कंप्रेस करने के काम में आते हैं। किस काम में आ रहे हैं? कंप्रेस करने के काम में आते हैं, अर्थात फाइलों को छोटा करने के काम में आता है, स्पेस को मैनेज करता है, इसलिए इसको यूटिलिटी की श्रेणी में रखा गया है। बात क्लियर है? ऐसे आपका कुछ और प्रोग्राम है, जैसे आपका आता है डिस्क क्लीनअप, जैसे डिस्क क्लीनअप हो गया। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो आपका आता है डिस्क बैकअप, डिस्क बैकअप। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका एक और नाम आता है ऐसे डिस्क, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर की बात किया जाए तो ये भी मतलब सब मिला जुला के जितने भी आपके इस टाइप के हैं, ये जितने भी आपके हैं, ये सब के सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जैसे अब मैं एक बार आपको बता दूं, इन सब पे डिटेल तो वैसे करना है कि कौन कौन सा आता है, जब एक एक करके इस पे हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पे कई सारे आपको ये जितने भी पार्ट हैं इन सब पे हम लोग डिटेलिंग करेंगे, ये जब आपका कॉन्सेप्ट आएगा। अभी बस इतना आपको दिमाग में बैठाना है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो अभी जैसे अगर बात किया जाए इन तीनों की अगर बात किया जाए, ये सिस्टम टूल्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सिस्टम टूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि सिस्टम टूल्स जो होता है ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे क्या, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? आप कहेंगे यूटिलिटी। तो जरा एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं मैंने क्या क्या बताया। मैंने कहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात किया गया,
उसके बाद फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का बात किया गया। सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि कुछ नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर बात किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। इसके बाद मैंने कहा जैसे आपके कुछ ट्रांसलेटर के नाम में, जैसे आप मैंने कहा कंपाइलर, मैंने कहा इंटरप्रेटर, मैंने इसी क्रम में आपको बताया असेंबलर और ऐसे लिंकर, लोडर, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने यूटिलिटी के अंतर्गत कुछ नाम आपको बताए। मैंने कहा जैसे आपका पीके जिप हो गया, विन जिप हो गया, डिस्क डिप फ्रेगमेंटर हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क बैकअप हो गया, एंटीवायरस हो गया, ये सभी आपके कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ये कुछ जो नाम मैं गिना चुना इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन बनता है तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन सा है, और ऑप्शन ऐसे दे देगा। तो ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे एक्सेल और पावर पॉइंट नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा, MS वर्ड रहेगा। बात क्लियर हो गया। कुछ नाम आपके और आते हैं सॉफ्टवेयर के तौर पे, वहां पे हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको देखने वाले हैं कि क्वेश्चन पे, जैसे मैं इसमें ड्रॉप किया हूं, जो वो क्वेश्चन पे आएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि वहां पे जो जो चीजें छूटी हैं उसको कवर कराया जाएगा। उसके पहले जरा एक नाम आता है, आपसे कहता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बात किया जाए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हम लोगों का होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल हों, अर्थात जो मार्केट में या इंटरनेट पर फ्री में मिल जाए आपको, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हीं को फ्रीवेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रीवेयर बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन के तौर पे जैसे पूछा जाता है यूनिक्स के संबंध में कि यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप कहेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है यूनिक्स, और बाकी है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पूछा जाता है ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स का उदाहरण है, तो कौन सा हो गया, यूनिक्स हो गया। ऐसा नहीं यूनिक्स है, लाइनेक्स और अबंटू भी आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अच्छा, मैंने इसके पहले वाले पे जैसे मैंने कहा था कि विंडोज के संबंध में मैंने कहा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें कुछ नाम और आते हैं। जैसे मैं कुछ का नाम केवल बताया था, बाकी आप जैसे देखेंगे विंडोज NT हो गया मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज XP हो गया मतलब एक्सपीरियंस, ये सब भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। ठीक, आइए, ये चीज था ओपन सोर्स का उदाहरण। इसके अलावा जैसे और भी जैसे कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे मैं कह दूं कि पाइथन, अक्सर पूछ लिया जाता है कि पाइथन जो होता है ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। अर्थात यहाँ पे आप लोगों को, अच्छा आप लोगों की जो वीडियो शूटिंग होती है ओबीएस भी आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, फ्रीवेयर का उदाहरण होता है। जैसे आपका ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये OBS सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जा रहा है। बात क्लियर है। किसी दिन मैं आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा कि कैसे ये बनता है और सारी चीजों पे इस पे चर्चा की जाएंगी। ठीक, ये चीजें आ गई ओपन सोर्स के अंतर्गत, फ्रीवेयर के अंतर्गत। मैंने बताया मुख्यतः ये 3 प्रकार के आपके आते हैं। अब कुछ सॉफ्टवेयर के ऐसे नाम हैं जो कि क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के लिए हम लोग इसमें वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इसके आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों को अगर लग रहा है कि ठीक है वीडियो अच्छा है और यहाँ से आपको कंटेंट जो दिए जा रहे हैं वो ठीक ठाक कंटेंट दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं होता है। बात क्लियर है। ऐसा होता है क्या कि आपका सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे, या फिर आपका कुछ ऐसा होगा कि मतलब लॉस हो जाएंगे, आप इतने लॉस में चले जाएंगे कि दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज़ अभी जैसे वीडियो देखने के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने शेयर भी किया, जिन्होंने भी आपका ये वीडियो मेरा दूर दूर तक पहुंचाया, आप तक पहुंचाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, जो चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल हैं उसके लिए आपको जब किसी पैसे का टैक्स नहीं लग रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्या करना है आपको,
इस वीडियो को ज़्यादा दूर दराज तक पहुंचाना है, जिससे सभी को लाभ मिल सके और थोड़ा सा हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि जब देखो बहुत लोग पढ़ने वाले होते हैं तो फिर पढ़ने पढ़ाने का अच्छा लगता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि हम अकेले बस पढ़ा रहे हैं और बाकी 4 लोग देख रहे हैं, ऐसा ना हो। बात क्लियर है? तो इस वजह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लोगों तक पहुँचाएँ। साथ साथ मैं बता दूँ कि शायद ऑफलाइन कोचिंग का खुलने के आसार दिख रहे हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग हो सकता है कि जल्दी स्टार्ट हम लोगों का हो। तो अगर अभी तक आप लोग एडमिशन नहीं लिए हों ओ लेवल में या फिर ट्रिपल सी में, या 1 साल का कोई कोर्स हो या 6 महीने का, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी आप देखेंगे किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर शब्द ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने तय हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए जानकारी के साथ साथ। तो अगर आपको कोई भी डिग्री चाहिए, अर्थात कोई भी आपको कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे जैसा कि मैं बता दूं कि हम लोगों का जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है 9919303047, यहाँ पे आप संपर्क कर लीजिए। आप फोन करके कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अगर देखा जाए तो आपका एडमिशन से रिलेटेड हो तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार बता दूं कि अभी ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द आप करा सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो मैं आपको पता के तौर पे यहाँ पे नीचे आपको टाइटल बार में दिख रहा होगा कि पता यहाँ पे कहाँ है। तो मैं बता दूँ एक बार, चांदपुर सलोरी में आप देखेंगे निकट बहादुर चाय के सामने, यहाँ पे आप लोगों को ये आपको NGIT नाम से या फिर नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये मान के चलिएगा। तो जितना जल्दी से जल्दी आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए, और दूसरे को मतलब ऐसा ना हो कि आपका क्लास चले और आपके सखे संबंधी जो भी हैं वो क्लास ना ले पाएँ लेट होने की वजह से। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सीटें सीमित हैं, हमारे यहाँ सीटें सीमित हैं, ज़्यादा लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जितना है सीट उतना ही बैठा के पढ़ाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके, लगभग सीटें फुल होने वाली हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन हो जाइए। बात क्लियर है? और एक चीज़ मैं और बता दूँ, हमारे यहाँ पे जो ऑफलाइन कोर्स है सभी कोर्स पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो सुविधाएं दी जाएंगी उन सुविधाओं के तौर पे अगर देखा जाए तो ये 50% छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। सब कुछ पूरा का पूरा फ्री ऑफ कास्ट है। बात क्लियर है? मतलब PDF भी आपको मिलेगा, आपको ऑनलाइन क्लास भी मिलेगी, साथ साथ अगर देखा जाए ऑफलाइन बैच ज्वाइन किए हैं तो ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा पूरा पूरा। इसके अलावा देखा जाए तो आपको गेस्ट पेपर हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, दस्ते, सब कुछ फ्री में अवेलेबल होगा। बात क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोगों का नेक्स्ट क्लास रहेगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसके बाद। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट कीजिए हम लोग को। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो इस कंप्यूटर क्षेत्र में देखा जाए तो आप लोगों की मदद से मैं डिजिटल क्रांति लाऊंगा, ये बिलीव करिए। तो थोड़ा सा आप लोग विश्वास बनाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।